कॉपीराइट एनफोर्समेंट में क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? कॉपीराइट का बेसिक सही मतलब है कि अगर आपने कोई चीज बनाई है, कोई भी वो यूज करता है, तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। ठीक है, कॉपीराइट्स हैं, उसके अंदर किसी ने इन्फ्रिंजमेंट करी है, ऑल्दो कॉपीराइट एक्ट उसको कर रहा है। 3 क्रिमिनल लॉज यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अन्य, जिनके बारे में अभी तक आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से जानकारी ले चुके होंगे, लेकिन इन तीनों बदलावों से अलग अलग सेक्टर्स पर, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या कोई स्टार्टअप हो या फिर आईपीआर, कॉपीराइट जैसी चीज़ें जो हैं, कॉपीराइट एक्ट है, पायरेसी एक्ट है, अलग अलग सेक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में आज का ये ख़ास प्रोग्राम होने वाला है। तो चलिए हम आपको उन एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जो आपको ये सलाह देंगे कि आखिर ये जो तीनों लॉज हैं उनमें क्या क्या चीज़ें बदलाव की गई हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो हम आपको मिलवाते हैं सबसे पहले हर्ष कुमार से, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, और वो आपको सबसे पहले इन तीनों ही लॉज के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद हम आपको तमाम एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। तो जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि आज हम आपको 3 बड़े जो क्रिमिनल लॉज में तब्दीली की गई है उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मौजूद हैं हर्ष कुमार जी। सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। एंड ये जो बड़े चेंजेस आए हैं लॉज में, जैसे सीआरपीसी और आईपीसी, हम इतने सालों से पढ़ते आए हैं, तमाम एडवोकेट्स पढ़ते थे, और अचानक से ये 3 जो लॉज हैं इनमें चेंजेस आ जाना, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? द 3 लॉज जो अभी हमारे एनफोर्समेंट आई है 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, दिस वाज इसके कॉलोनियल एरा के जो जितने भी लॉज थे हमने उनको रिप्लेस करा है विद ऑल द 3 न्यू लॉज। जो हमारा आईपीसी था, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता। हमारा जो सीआरपीसी था, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो एविडेंस एक्ट था वो हमारा रिप्लेस करा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। तो मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, ये जो नए केसेस आए हैं, जो नए लॉज आए हैं, ये बहुत ज़रूरी था फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज जो हमारे जितने भी लॉज हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये कॉलोनियल एरा से हम चलते हुए इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, हम इसको परपेचुएट करते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से। सो आई वुड सी इट एज अ वेलकम स्टेप टुवर्ड्स फ्यूचर जुडिशियल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ये आगे आएगा, कोर्ट्स में कैसे इसकी प्रोसीजरल लॉस को कैसे इम्प्लीमेंट होएगा, दीज आर ऑफ कोर्स अ न्यू चैलेंज फॉर द लीगल फ्रेटर्निटी, व्हिच इज आई थिंक विल बी टेकन अप बाय द कोर्ट्स एंड बाय द लीगल फ्रेटर्निटी वेरी प्रॉपर्ली। तो दिस इज अ वेरी गुड लॉ, एंड इसमें इफ आई लुक एट इट, देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स व्हिच हैव बीन एडेड। कितनी नई क्राइम्स आए हैं। हमारे पुराने जितने भी क्राइम्स थे उसमें जो पनिशमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करी गई है नए लॉज में। अगर इफ़ यू आस्क फॉर एग्जांपल, मैं आपको जैसे बता सकता हूँ, एक जो नई चीज़ जो ऐड हुई है इस चीज़ में, जो नए लॉज आए हैं, कम्युनिटी सर्विस, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये पहले हमारे आई वुड से अमेरिका में जैसे कम्युनिटी सर्विस का एक प्रोविज़न था, वो बहुत टाइम से वहाँ पे इस्तेमाल करा जा रहा था एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अब नए लॉज के आने से मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि देखो, ये एक नई चीज़ आई है हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए, एंड इसका जो एप्लीकेशन रहेगा, जो रेपरकशंस रहेंगे फॉर द सोसाइटी वुड बी वेरी गुड। अर्लियर अगर हम देखें, जो हमारे जितने भी पनिशमेंट्स होती थी, द बेसिक पनिशमेंट यूज्ड टू बी फाइन्स। हम फाइन्स देते थे, और कोई केस होता था, हमारे पास पनिशमेंट होती थी, उसको फाइन दे के भी हम छूट जाते थे। यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस एक नई एडिशन आई है हमारे लॉज में। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इनोवेटिव आई वुड से, और नई एक चेंज आया है हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में। दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग थिंग, बट हाउ इज़ इट इम्प्लीमेंटेड एंड वेयर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, वो चीज़ देखने वाली रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे तीनों के तीनों जो नए कानून जिनका नाम बदला गया है, कुछ सेक्शंस बदले गए हैं, जैसे आपने जानकारी दी, कुछ नंबर्स बदले गए हैं, राइट? तो हज़ारों ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट में आज भी पेंडिंग हैं, उन मामलों का क्या होगा? उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके से प्रभावित कर सकता है वो लोगों को, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ऑलरेडी केसेस पेंडिंग हैं, इफ़ दोज केसेस हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड
इन द प्रीवियस लॉज, एज पर द प्रीवियस प्रोसीजरल लॉज, उसमें सिर्फ पुराने केसेस, पुराने प्रोसीजरल लॉज के हिसाब से ही केस चलेगा। ठीक है, जो भी केस ट्रायल पे है वो पुराने लॉज के हिसाब से ही चला जाएगा। ऑल द केसेस, ऑल द FIRs इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द 1st of July, उसमें सारे नए लॉज ही एप्लीकेबल होंगे, नए प्रोसीजरल लॉज एप्लीकेबल होंगे। अब इसमें ये भी रहता है कि एग्जिस्टिंग केसेस जो चल रहे हैं उसमें कहीं नए लॉज की प्रोसीजर्स तो नहीं लगेंगे। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी एक रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट की, ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है, और इसमें जो नया लॉ आया है उसमें एक सेविंग्स क्लॉज भी डाला गया है। किस तरीके का? सेविंग्स क्लॉज ये कहता है कि कोई भी केस अगर पुराने केसेस में या पुराने लॉज के प्रोसीजर उसमें चल रहा है तो इसमें पुराने लॉज ही एप्लीकेबल होंगे, पुराने प्रोसीजर लॉज ही चलेंगे, वो उन्हीं के लॉज के हिसाब से चलेंगे, नए वाले पे एप्लीकेबल नहीं होएगा। ऑल द केसेस विच आर इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द 1st of July, सिर्फ उन्हीं में ही हमारे नए जो क्लॉज आए हैं 3, वहीं पर ही एप्लीकेबल होएगा। तो ये सेविंग्स क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस टाइम पे हमको देखने के लिए। ऑल द केसेस विच आर अंडर ट्रायल बिफोर द 1st of July, वो प्रोसीजरल लॉज पुराने ही एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, जैसे ये तीनों जो लॉज आए हैं ये क्रिमिनल लॉज है, राइट? तो ये किस और सेक्टर को प्रभावित कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सो किन किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा प्रभावित इसका असर देखने के लिए मिलेगा? जी देखो, इसमें इफेक्ट तो होता ही है। आई थिंक इसमें हर एक जगह इफेक्ट आएगा। क्रिमिनल लॉज कहीं पर भी, आप जैसे कंपनी इंस्टीट्यूट करते हैं, वहाँ पर अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है तो इसमें आई वुड से, जैसे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज इसमें जो ऐड करा गया है, जो हम पुराने लॉज में भी जैसे कोलोक्युअली हम बोलते थे डिफ़ॉल्ट बेल वाला क्लॉज होता था, उसमें पुलिस को पावर मिलती थी कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है और फिर आपको अपनी चार्जशीट फाइल करनी है और आपको जो डिटेंशन में जो अक्यूज पर्सन है उसको आपको रिहा करना है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। जो 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता था, दैट वाज गिवन ओनली आफ्टर द टाइम ऑफ रिमांड। 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है और आपको अक्यूज को रिहा करना होता है, आप नहीं कर सकते इसके आगे। अब जो नया लॉ जो आया है इसमें स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि ऑल द केसेस जिसकी पनिशमेंट 10 साल या 10 साल से ऊपर है, इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को विद इन अ स्पैन ऑफ 90 days, और उस 90 days की ड्यूरेशन में police can make a request to the nearest judicial magistrate to extend, not to extend, but to, I would say, to seek the police custody for a span of 15 days, या तो एक साथ या तो स्कैटर करके। ओके, मतलब अलग अलग 90 दिनों के अंदर में किया जा सकता था, या एक साथ ही 90 दिनों के अंदर किया जा? इसमें जैसे पहले जैसे होता था, आफ्टर रिमांड 15 days कंटिन्यूसली हमको रिमांड पुलिस कस्टडी में रख सकते थे। इसमें एक स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, रूलिंग्स हैं इस पर। बट अब जो नया एक्ट आया है उसमें हमको एक कंटिन्यूशन 15 days में नहीं रखने की ज़रूरत है पुलिस को। इसमें पुलिस को बहुत पावर्स मिलती हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो जाके 15 दिन का जो टाइम फ्रेम है वो 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ले सकता है फॉर द स्पैन ऑफ 90 days, वो 2 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी ले सकता है। तो ये स्पैन ये स्कैटर कर दिया है पूरा। तो दिस गिव्स वाइड पावर्स टू द पुलिस ऑफिशियल्स। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ फर्म में काम करना चाहते हैं या जो लॉ पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? See, challenges, of course, there are new cases, there are new laws. Challenges are always there in legal fraternity. हमको हमेशा challenges से we should be always ready to take the challenges. I would request that all the students who are watching this, they should be very confident in their approach. Challenges of course आते ही हैं, आपको नया एक्ट पूरा स्क्रैच से पढ़ना पड़ता है। ये चीज़ पहले से जो एक चीज़ चलती आ रही थी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। So that is one practical challenge. Apart from that, I'm pretty sure we've got very good legal kids who are coming into the profession, और बहुत bright future है हमारे legal fraternity का। I'm pretty sure the kids will be able to manage all the challenges they face. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. तो अभी जैसे हमने बात की है कि जैसे कई इंडस्ट्रीज़ पर और कई सेक्टर्स पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, जो 3 लॉज आए हैं, और इसका प्रभाव अब स्टार्टअप्स को लेकर और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन पर क्या होने वाला है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिनकर शर्मा जी, जो कि कॉर्पोरेट लॉज में एक्सपर्ट हैं। सर वेलकम। थैंक यू सो मच।
अच्छा, सबसे पहला जो सवाल किसी भी कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट से इससे होता है वो ये कि ये स्मॉल बिजनेस और जो अदर चीज़ होती है कि एंटरप्रेन्योर जो लोग बनते हैं, अपना स्टार्टअप जो लोग करते हैं, ये डिफरेंशिएट इसके बारे में कुछ बताइए, ये है क्या चीज़? जी, नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर किसी से बोला जाए कि लोग ये सोचते हैं कि मैंने एक बिजनेस शुरू करना है और जब मैं इनिशियल स्टेजेस पे हूँ तो वो स्टार्टअप है, बट एक्चुअली ये नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस. लाइक मैं अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि यदि कोई टैक्सी चलाने का बिजनेस शुरू कर रहा है तो एक टैक्सी स्टैंड खोलता है जिसकी एक लिमिटेड दायरा रहेगा, उस मोहल्ले के या उस कॉलोनी के लोग उसके पास आएंगे, वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा उसमें, लेकिन वो अपनी अर्निंग करता रहेगा, उसका बिजनेस मिलता रहेगा, तो वो स्मॉल बिजनेस है. लेकिन अगर यही आइडिया कंसीव करके और उसने उबर जैसा एक स्टार्टअप बना दिया, देन इट इज अ स्टार्टअप विच इज केटरिंग टू द होल कम्युनिटी. जो स्टार्टअप का मतलब है कि आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम की कितने लोग अफेक्टेड हैं उसको आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया, ऑफ कोर्स विद द मोनेटाइजेशन मोटिव, और उसको आपने डेवलप किया. दैट इज अ स्टार्टअप. बट स्टार्टअप बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. ओके. तो ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टार्टअप की डेफिनेशन में आप फॉल कर गए तो आप स्टार्टअप हो गए. स्टार्टअप की कुछ कंडीशंस हैं. लाइक स्टार्टअप आपको बनाने के लिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, या तो 1% कंपनी बनानी पड़ेगी, या आप LLP बना सकते हैं जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं, या पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप. ओके. अब ये तो बात हो गई कि एक स्टार्टअप क्या होता है और एक स्मॉल बिजनेस क्या होता है. अच्छा, अब इन तीनों लॉज पर आते हैं. बेसिकली ये तीनों क्रिमिनल लॉज हैं, बट फिर भी अलग अलग सेक्टर्स को ये प्रभावित कर सकते हैं. तो ये स्मॉल बिजनेसेस को और साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, प्रभावित करेंगे? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि ये 3 नए कानून जो आए हैं क्रिमिनल लॉज, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हर एक फील्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो स्टार्टअप्स में भी यदि हम बात करें कि एक स्टार्टअप कंपनी है और लाइक उसमें उनको कई कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं. अब वो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपको IPC जिसको हम पहले कहते थे, अभी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर चले जाएगा. तो उस तरह से वो इसको इम्पैक्ट करेगा. डायरेक्टली तो स्टार्टअप्स या कंपनीज आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, और इनडायरेक्टली ये इसको जरूर इम्पैक्ट करेंगे. लाइक अगर आपका कॉपीराइट्स हैं, उसके अंदर किसी ने इंफ्रिंजमेंट करी है, ऑल्दो कॉपीराइट एक्ट उसको कर रहा है इम्पैक्ट, लेकिन क्रिमिनलिटी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो ये लॉज उसको आपको प्रोटेक्ट करेंगे, स्टार्टअप्स को. अच्छा, मतलब किसी भी तरीके से आप अगर स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसको गलत तरीके से करने में वो क्रिमिनल लॉज में पहुंचता है. लाइक स्टार्टअप में आजकल क्या देखा है कि स्टार्टअप्स जो सॉल्यूशंस देते हैं सोसाइटी को, तो लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. अब इसी को देखते हुए कोई आदमी, ज्यादातर जो आजकल क्राइम्स हो रहे हैं वो साइबर रिलेटेड ही हो रहे हैं. तो AI का यूज करते हुए आपने अनइथिकल यूज किया और उससे आपने सपोज किसी का अकाउंट हैक कर लिया या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी, देन द स्टार्टअप इज प्रोटेक्टेड बाय दीज न्यू लॉज. ओके. तो किस तरीके की कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी स्मॉल बिजनेस पर्सन? स्टार्टअप्स को बेसिकली राइट फ्रॉम जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट होती हैं उनको कोई ना कोई कठिनाई रहती है. सबसे पहले तो उनको ये चूज करना होता है कि कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए, लाइक कंपनी बनाए या पार्टनरशिप बना के स्टार्टअप शुरू करें, या आप 1% कंपनी से करें. तो चॉइस ऑफ ओनरशिप और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला चैलेंज आता है. उसके बाद उनको चैलेंज आता है कि स्टार्टअप्स को अपने जैसे जो आइडिया कंसीव किया है उसमें एक प्रोसेस है. अब अगर प्रोसेस को उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया बाय वे ऑफ पेटेंट तो वो तो कोई और यूज कर लेगा, तो उनका एडवांटेज लूज हो जाएगा. तो दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर IPRs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या जिसको हम बौद्धिक संपदा कहते हैं, उसको उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. तो ये एक चैलेंज है. और दूसरा चैलेंज आता है कि स्टार्टअप्स को प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाती है. और फंडिंग क्यों नहीं मिल पाती है? बिकॉज अगर उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया
तो कोई भी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो उसमें फंड लगाना नहीं चाहेगा, तो ये दिक्कतें आती हैं उनको। तो इसे कम कैसे किया जा सकता है? एनी सॉल्यूशन? इसी के यही सॉल्यूशन है कि जब भी आप स्टार्टअप शुरू करें, एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, तो जो आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी फॉर्म ऑफ ओनरशिप सही रहेगी और आपको कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, उन बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको कहाँ कहाँ लाइसेंसिंग लेनी जरूरी है, कौन से लाइसेंसेस लेने जरूरी है, कहाँ कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और आपको कौन कौन से आईपीआर प्रोटेक्ट करने हैं, आपका कॉपीराइट है, आपका पेटेंट है, तो वो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही ये हो सकता है। एक्सपर्ट से एडवाइस जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच दिनकर सर। थैंक यू मैडम। तो अभी हमारे साथ सोहेल हसन जुड़े हुए हैं जो कि कॉर्पोरेट लॉ आईपीआर एक्सपर्ट है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। ओके, जैसे हम 3 क्रिमिनल लॉज के बारे में जो है इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हर्ष जी से और दिनकर जी से। अब आपसे ये जानना है कि कॉपीराइट लॉज जो होता है और पायरेसी लॉ जो होता है वो कैसे इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होने वाला है? देखिए, हमारा जो भी 3 जो मेजर जो लॉज के चेंजेस आए हैं, देखिए आपको हर्ष जी ने भी एक्सप्लेन किया होगा, दिनकर जी ने भी एक्सप्लेन किया होगा कि इसमें हमारे थोड़े बहुत एडिशंस हैं जो हमारे प्रोसीजरल एडिशंस हैं, जिसकी वजह से कुछ सेक्शंस जो पहले अगर 201 लिखा होता था तो आगे पीछे हुए हैं क्योंकि न्यू एडिशंस हुए हैं, है ना। तो लेकिन अगर हम कॉपीराइट और इन्फ्रिंजमेंट की बात करते हैं अपनी, तो कॉपीराइट का एक अपना अलग एक्ट है, द कॉपीराइट एक्ट 1957, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी वायलेशन होती है, कोई भी पायरेसी करता है या कोई भी इन्फ्रिंजमेंट कहीं होती है, तो हम एक्ट रीड करते हैं द कॉपीराइट एक्ट 1957 से, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट में अब ये क्रिमिनल ऑफेंस हो चुका है, तो हमें अगेन इसको बीएनएस पे रीड करना पड़ेगा, जो हमारा जो नए लॉज है। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हमारी 5 साल तक हो जाती है। तो जहां पे अगर हमारी पनिशमेंट किसी इन्फ्रिंजमेंट में 5 साल की हो जाती है, तो हमें उन 3 लॉज को नया रेफर करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखा जाए, हमारे लिए जो फॉरेन आईपीआर एक्सपर्ट या फिर हु इज हैंडलिंग कॉपीराइट, उसके लिए कॉपीराइट एक्ट उसकी ग्रंथ है, उसका बाइबल है, उसकी कुरान है। बट अगर हम लोगों को प्रोसीजरली आगे लेके जाना है केस को, या फिर हमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करनी है, पुलिस रिमांड में रखना है, उसके लिए हमें न्यू लॉज को हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहती है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है, और कॉपीराइट एनफोर्समेंट में क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं 2 एस्पेक्ट्स में बात करूंगा। इंडिया ने पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स देखी हैं। इंडिया में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स बने हैं, और पहले ये चीजें वेस्ट, मतलब हमारे अमेरिकाज, हमारे यूरोप साइड में ज्यादा होती थी। तब इंडिया में इतना था नहीं, तो यूजुअली जो लॉयर्स होते थे वो क्रिमिनल केसेस देखते थे, सिविल केसेस देखते थे। लेकिन आजकल हम लोग ज्यादा सुन रहे हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में अब टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई है। बच्चों के अंदर ये आ गया है कि भैया हमें भी कुछ नया करना है, हमें भी कुछ नया बनाना है। सो इनोवेशन भी आ गई है। जब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक साथ आ जाती है, हेंस एक चीज बनती है जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि उन्हीं का डिजाइन है, उन्हीं का माइंड है ना। कुछ उन्होंने ऐसी चीज बनाई है जिससे वो सोसाइटी को भी कुछ अच्छा दे सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसको बचाने के लिए राइट्स आईपीआर में आती है। तो हाँ, यही है, मतलब जिसकी वजह से इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स हुई हैं, और हम लोग इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं इस टाइम पे उन लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि अगर कॉपीराइट एक्ट का कोई उल्लंघन करता है तो उसे किस तरीके की प्रॉब्लम्स या लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? हाँ देखिए, मैं आपको सबसे पहले उल्लंघन बता देता हूँ, बहुत छोटे से छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। कॉपीराइट का बेसिक सही मतलब है कि अगर आपने कोई चीज बनाई है और उसको कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे आपने डाला है, तो कोई भी आपकी बिना परमिशन के या बिना आपको एक रॉयल्टी अमाउंट दिए या फिर बिटवीन एक अंडरस्टैंडिंग के अगर कोई भी वो यूज करता है अपने पर्सनल गेन्स के लिए कमर्शियली, तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने मूवी बनाई, हम लोग यश राज फिल्म्स ने एक मूवी बनाई, तो उनके पास उस मूवी का पूरा कॉपीराइट रहेगा। कल को अगर किसी भी मूवी को, किसी भी चैनल को उस मूवी को ब्रॉडकास्ट करना है या शो करना है,
तो उनको उसके सबसे पहले कॉपीराइट परचेज करने पड़ेंगे, वो तभी कर सकते हैं। सो उल्लंघन ये हुआ कि अगर आप बिना परमिशन के आप उनकी बनाई हुई चीज को आप यूज करते हो तो वो कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट है। तो ऐसे में जिसका कॉपीराइट है उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं, सरकार उसको एक इन्फ्रिंजमेंट एक आपको एक इंजंक्शन दे सकता है। जैसे इंजंक्शन हम लोग को ये दे सकता है कि जिसने भी कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट करी है उसको एक कोर्ट का ऑर्डर चला जाए कि भैया इसको रोक दो, उसको डैमेजेस देने के लिए कह सकता है कि भैया आपने इतना ज्यादा आपने अपनी मूवी चला के आपने 5 करोड़ रुपए कमा लिए, हमें उस 5 करोड़ को कॉम्पनसेट करो। या फिर उनपे एक जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो हमारे जो सेक्शंस हैं जिसमें पनिशमेंट दी गई है वो अप टू 3 years दी गई है। सो ऑफ कोर्स हम उनको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आप इनको पनिशमेंट दो। तो करंटली जोतवानीज एसोसिएट्स इज अ फर्म जो IPR एक्सपर्ट्स हैं, एंड हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेजरली सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स हैं जो कॉपीराइट को बचा रहे हैं। मतलब आप कंपनीज का नाम देखिए कि ऑटोडेस्क हो गया, डेसॉल्ट हो गया और एंसिस हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है सॉफ्टवेयर की। और आज की डेट में सॉफ्टवेयर अगर आप दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में चले जाइए या गूगल भी करेंगे कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपको लाखों करोड़ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इससे क्या होता है, ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज को लाखों लाखों का नुकसान होता है। सो हम उन पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो एज अ लॉ फर्म ये है कि आपको अलग अलग तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। कोई जो कंपनी है वो आपको स्यू कर सकती है, कोर्ट ले जा सकते हैं, इस तरीके की चीजें। हाँ, कोई भी। आपको बहुत जरूरी है कि आप उन्हें उनका जो सोर्स बताएं या उनको किसी भी तरीके का अमाउंट पे करें। हाँ मैम, देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो आज की डेट में, और ये सबके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि एक मेटा टूल है, ठीक है, दिस इज अ मेटा मैजिक टूल। मेटा से ये हमारा मतलब कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप, हमारी ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे लोग अपना डेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। सो कंबाइंडली गूगल के साथ मिलके इन्होंने एक मैजिक टूल बनाया है कि जहां अगर आपने अपना कॉपीराइट प्रूफ कर दिया ना, और अगर आपके पास इन 3 चैनल्स पे कहीं ऐसा कोई लिंक खुलता है या ऐसी कोई वीडियो फॉरवर्ड होती है जो किसी और का कॉपीराइट है, तो भी कॉपीराइट ओनर उसको सू कर सकता है। सो ऑल इन ऑल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है इन इंडिया ऑल्सो, और हम लोग भी उसमें बहुत इन्वॉल्व हैं एज अ लॉ फर्म की कॉपीराइट प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि बहुत बहुत हार्ड अर्न्ड होता है वो कॉपीराइट बनाना, उसको मोनेटाइज करना। तो हाँ, डेफिनेटली ये चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।